Yes, yes. द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ये चैप्टर जो है वो लीगल लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग में है। अभी तक हम लोगों ने लीगल लैंग्वेज और लीगल राइटिंग का एक ही चैप्टर जो है वो किया है, जिसमें सिर्फ बेसिक कंसेप्ट किए थे। ये चैप्टर बहुत छोटा है, ये ख़त्म होने के बाद हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है हाईएस्ट वेटेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरली एज अ एडवोकेट एज अ लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपील एंड रिव्यू, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड डिक्री। तो ये जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। तो वो हम लोग लास्ट में करेंगे, पहले ये हम लोग छोटा सा चैप्टर है कवर कर लेते हैं। दिस इज़ एक्ट नंबर 10 ऑफ 1994। this human this thing protection act, one sec, I'll just, the protection of human rights act 1993। ये स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ, हाँ, ओके, हाँ, हाँ। थैंक यू थैंक यू। तो ये एक्ट 1993 में बना, बट वो जो इम्प्लीमेंट हुआ वो 8 जनवरी 1994 से हुआ। इसीलिए कभी भी आप देखोगे कि कोई एक्ट किसी एक उसके प्रिसीडिंग ईयर में बना होता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बाद में होता है। जैसे कि हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देखा, बहुत सारे एक्ट ऐसे देखे जो पहले जब से वो इनेक्ट हुआ है उसके पहले साल में वो बने हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर जब एक्ट बनता है तो ये इम्पॉर्टेंट होता है लॉ के लिए। हमें पता होना चाहिए कि एक्ट नंबर 10 ऑफ 1994, तो 1994 में जो 10 एक्ट था उसमें ये इनेक्ट हुआ, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। बट ये एक्ट का नाम यही है 1993, क्योंकि वो ओरिजिनेटेड तब हुआ या बना तब, बट इम्प्लीमेंट हुआ 8 जनवरी 1994 से। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, state human rights commission in states and human rights courts for better protection of human rights and for matters connected herewith or incidental thereto। ये एक्ट बना ही इसलिए कि ह्यूमन राइट्स की कमीशन बनी। ह्यूमन की क्या राइट है, अभी कोई अगर इंसान है, अगर वो इंडिया में है तो उसकी इंडिया में क्या राइट्स है। इंडिया का बंदा अगर इंडिया के बाहर जा रहा है तो वहाँ पर उसकी क्या राइट्स है, और क्या उसके पास ये बोल सकते हैं कि उसके पास फैसिलिटीज़ क्या है वहाँ पे जाके, और क्या वो एम्बेसी में जाके किस चीज़ के लिए मांग सकता है, जहाँ पे इंडियन एम्बेसी होगी फॉरेन में, या फिर एक पर्टिकुलर स्टेट में उसके क्या राइट्स हैं। तो बेसिकली ये ह्यूमन के राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए, राइट्स तो हमको पार्लियामेंट ने, लॉ ने, जो भी हमारे पास राइट्स हैं उस राइट को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए वही तो इम्पोर्टेंट है। खाली राइट्स बना लिए उससे कुछ नहीं होगा, राइट का प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट होने चाहिए और वो सबको जो भी दिया गया है वो मिलना चाहिए। तो फॉर दिस रीज़न दिस एक्ट वॉज इनेक्टेड, बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट में ही इनेक्ट होता है बोथ द हाउसेस में, इन द 44th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इन रिपब्लिक के 44th ईयर में हुआ, दैट इज 1994 में इनेक्ट हुआ। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस, इंडिया इज अ पार्टी टू इंटरनेशनल Covenant on Civil and Political Rights, an international covenant on economic, social and cultural rights adopted by General Embassy of United Nation। अब जनरल एक एम्बेसी है जो यूनाइटेड नेशन में है, वो जो है उसका जनरल एम्बेसी जो यूएन की है उसका ये पार्ट है। इंडिया जो है वो उसमें पार्टी है, मतलब वो उसका पार्ट ही है कि इंडिया का जो इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, कैसा होता है कि हर एक कंट्री को अपने कंट्री में, अगर हम हमारे कंट्री में क्या राइट्स और क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं हमारे लोगों को, तो वो हमको सबमिट करना होता है जनरल एम्बेसी में, अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हो तो इंडिया उसकी पार्टी है, इंडिया उसका एक हिस्सा है। इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंडिया में जैसे डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल राइट्स क्या क्या है, कोई भी इलेक्शन में आ सकता है, वोटिंग कैसे होगी, डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इंडिया उसका पार्ट है, जो इंटरनेशनल कन्वेंट है ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का, जिसकी असेंबली जो है वो यूएन में है। और ये कब हुआ था? 16 दिसंबर 1966। ये जो जनरल असेंबली बनी है वो 16 दिसंबर 1966 में बनी है। द ह्यूमन राइट्स एम्बडीड इन द एफोर्सेड कन्वेंस स्टैंड सब्सटेंशियली प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही प्रोटेक्ट किया है वो सब्सटेंशियली, मतलब
अथॉरिटी किसके पास है उसको प्रोटेक्ट करने की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट किया है, और कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन के पास सब्सटेंशियल पावर है, हाईएस्ट अथॉरिटीज़ है, जिसने जो भी ये कन्वेंस है वो बनाए हैं, जो भी उसमें पॉलिसीज़ है, डिटेल्स है, वो बनाए हैं। However, there has been growing concern in the country and abroad about issues relating to human rights. तो ये human rights से related जो भी issues है, कोई अगर कंट्री छोड़ के जा रहा है या कोई दूसरे कंट्री से इंडिया में आ रहा है, तो उसके क्या राइट्स हो, ह्यूमन राइट्स क्या हो। फॉर दिस रीज़न अभी हम ये सोचेंगे कि यूनाइटेड नेशंस का क्या करना है उसमें, हम हमारे देश में क्या राइट्स दे रहे हैं, क्या नहीं है। तो सारे जो कंट्रीज़ हैं वो कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं कि नॉर्मल जो चीज़ें हैं, जो नॉर्मल ह्यूमन राइट्स हैं, एक इंसान को इंसानियत के जो राइट्स हैं वो मिलने चाहिए। तो वो उस वजह से जो जनरल असेंबली है वो बनाई जाती है, और उसमें बेसिक कॉमन जो राइट्स हैं उसकी बात होती है, और उनके जो बेसिक कॉमन राइट्स से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सारे जो भी आम इंडिविजुअल है, एवरी इंडिविजुअल इज़ कवर्ड इन दैट। तो वो इश्यूज़ को रिलेट कर उसमें है, वो इश्यूज़ के डिटेल्स हैं उसमें। हैविंग रिगार्ड्स टू दिस चेंजिंग सोशल रियलिटीज़ एंड द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन क्राइम एंड वायलेंस, तो ये ह्यूमन राइट्स का जो भी उसमें चेंजेस करना पड़ता है, हमेशा उनको रिव्यू करना पड़ता है, अमेंड करने पड़ते हैं लॉज। तो वो इसलिए है बिकॉज सोशल रियलिटीज़ चेंज हो रही है, सोसाइटी में बहुत सारे क्राइम बढ़ रहे हैं, वायलेंस बढ़ रहा है, डिफरेंट टाइप के क्राइम भी आ रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। तो उस वजह से जो है वो ह्यूमन राइट्स को ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और उस प्रोटेक्शन राइट्स के जो प्रोविजंस हैं, जो कन्वेनेंस है, उसको अमेंड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट हैज़ बीन रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग लॉज, प्रोसीजर्स एंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन देम एंड डिवाइजिंग मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मेथड्स ऑफ डीलिंग विद द सिचुएशन। तो वो हमेशा गवर्नमेंट जो है वो रिव्यू करती रहती है, जो भी लॉज है, जो भी प्रोसीजर है, जो भी सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो इसलिए रिव्यू करती रहती है, हमेशा चेंज करती रहती है, ताकि वो हमेशा मोर एफिशिएंट हो, और मेथड्स जो वो इफ़ेक्टिव हो, ताकि सिचुएशन के साथ वो इजीली डील कर सके गवर्नमेंट। वाइड रेंजिंग डिस्कशंस वर हेल्ड ऑन अ सब्जेक्ट एट वेरियस फोरा एज सच एज द चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स पे चीफ मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस होता है, सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स जो होते हैं और उनके जो सेक्रेटरीज होते हैं, वो ह्यूमन राइट्स के कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, व्हाट शुड बी डन, व्हाट नॉट शुड बी, व्हाट क्या नहीं होना चाहिए, व्हाट शुड नॉट बी देयर। सेमिनार्स ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड मीटिंग्स विद लीडर्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। टेकिंग इनटू अकाउंट द व्यूज एक्सप्रेस्ड इन दिस डिस्कशन, द ह्यूमन राइट्स कमीशन बिल 1993 was introduced in Lok Sabha on 14th May 1993 को ये लोकसभा में बिल पास इंट्रोड्यूस हुआ था, बट पास कभी हुआ वो आगे देखते हैं। द बिल वॉज रेफर्ड बाई द स्पीकर to the Standing Committee of Parliament on Home Affairs. In view of urgency of the matter, the Protection of Human Rights Ordinance 1993 was promulgated by the President on 28 September। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था, इसको डिले नहीं किया जा सकता था, अदरवाइज पार्लियामेंट में कोई भी चीज़ें जो है वो इतना जल्दी पास नहीं होती है, एनेक्ट नहीं होता है, लॉ नहीं बनता है। बट बिकॉज दिस वॉज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, तो ये जो लोकसभा में प्रेजेंट किया गया 14 मई 1993 को, तो उसके बाद ये जो ऑर्डिनेंस बना, बिकॉज इट वाज अर्जेंट मैटर, तो वो 1993 में उसका ऑर्डिनेंस आया। सी, ऑर्डिनेंस इज़ नॉट द एक्ट। ऑर्डिनेंस जो है वो ये समझ सकते हैं हम लोग के एक्ट के बनने के पहले का जो प्रोसीजर है, वॉज promulgated by the president. तो president will be looking over what is the ordinance after incorporating certain amendments। तो उसमें जो भी ordinance था उसमें president ने बताया, president ने suggest किया कि क्या amendment होने चाहिए, having regards to the discussion in the said standing committee। जब उस टाइम पे जो भी standing committee थी, it was assented to by the president। तो president ने assent किया, agree किया, माना। assent किया मतलब माना और sign किया, एग्री किया टोटली ऑन 8 जनवरी 1994, और वो गैजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट 2 सेक्शन 1 में पब्लिश हुआ। ये सब रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, बट नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है।
द salient फीचर्स ऑफ द प्रेजेंट बिल आर, जो अभी प्रेजेंट बिल है फॉर दिस ह्यूमन राइट्स, तो वो ये है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ 5 members अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट विद अ चेयरपर्सन हु हैज़ बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसके ह्यूमन राइट्स, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, सी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अलग है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन अलग है। तो जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसमें 5 members होते हैं और वो पाँचों के पाँचों प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। उसमें एक चेयरपर्सन होता है जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, पहले रह चुका है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुकी है उसमें से एक बंदा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन होता है। The chairperson of National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes and National Commission for Women and National Commission for Minorities will be deemed to be members of Commission for discharge of certain function। अब National Commission जो है of Human Rights उसके सब टाइप्स हैं, उसमें अंदर भी पार्ट्स हैं। एक ये है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फिर और है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, जो भी देश के माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए, वुमेन के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अलग अलग कमिटीज़ हैं। तो इन कमेटी के जो चेयरपर्सन होंगे वो इस मेन के मेंबर्स हैं। इन सब के एक एक चेयरपर्सन होंगे और ये जो चेयरपर्सन होंगे दे आर मेंबर्स, दे आर डीम्ड टू बी मेंबर्स। वो मेंबर्स नहीं हैं बट मेंबर जैसे हैं, अज्यूम करेंगे कि वो मेंबर जैसे ही हैं। डीम टू बी मेंबर मतलब एज गुड एज मेंबर्स ही है, वो एक्चुअल मेंबर्स नहीं है, एज गुड एज डीम टू बी मेंबर्स हैं फॉर कमीशन फॉर डिस्चार्ज ऑफ सर्टन फंक्शन। तो कोई भी उनको कुछ काम करना है तो वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ही मेंबर्स माने जाएंगे। The commission will be a fact-finding body with powers to conduct inquiry into complaints of violation of human rights। तो ये कमीशन का काम ये भी है कि वो फैक्ट फाइंड करेगी कि क्या सच्चाई है और उसके पास पावर्स है इंक्वायरी कंडक्ट करने की। जो भी कंप्लेंट्स आए हैं जहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स वायलेट हुआ है, ह्यूमन राइट्स तोड़ा गया है, ह्यूमन का राइट कोई भी जो है वो वायलेट हुआ है, तो वैसी कंप्लेंट्स की इंक्वायरी के लिए पावर है इस कमीशन के पास। द कमीशन विल बी असिस्टेड बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अभी इस कमीशन में तो 5 ही मेंबर्स होते हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज का हेल्प ले सकती है। तो कौन सी एजेंसीज का हेल्प ले सकती है? इट कैन बी पुलिस, इट कैन बी, अगर वो केस किससे रिलेटेड है, वो जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, अगर उनको पुलिस की हेल्प लेनी है तो वो पुलिस की लेंगे, उनको जीएसटी डिपार्टमेंट की लेनी है तो उनकी हेल्प लेंगे। व्हाट्सोएवर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी एजेंसीज हैं वो जो है वो इनका इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करती है। द गवर्नमेंट में ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट 1 और मोर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स। अगर कोई ऐसा केस है, कोई ऐसी सिचुएशन है, अगर नेशनल कमीशन को लगता है कि एक अलग से टीम बनाई जानी चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो भी यही कमीशन बनाएगी। नेशनल कमीशन जो होगी मेन, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, वो कमीशन अपने अंडर एक अलग से इन्वेस्टिगेशन टीम को अपॉइंट कर सकती है। द स्टेट गवर्नमेंट में सेटअप ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स for speedy trial of offences arising out of violation of human right and may also specify a public prosecutor or appoint an advocate as special public prosecutor for purpose of conducting cases in such courts। तो गवर्नमेंट अलग से ह्यूमन राइट कोर्ट भी बना सकती है टेम्पररी पीरियड के लिए, अगर कहीं कुछ ऐसा है, इफ़ गवर्नमेंट फील, ये स्टेट गवर्नमेंट करेगी ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि अगर ह्यूमन राइट कोर्ट बनाना ज़रूरी है, कहीं बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जिनका स्पीड में ट्रायल होना चाहिए, ट्रायल मतलब जो डिस्कशंस होते हैं, डिबेट होती है, ताकि अल्टीमेटली उसका जो है वो ऑर्डर आए। तो अगर किसी चीज़ का ऑर्डर आना ज़रूरी है, किसी चीज़ का जस्टिस होना ज़रूरी है और ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, जो यू वी ऑल नो, हम लोगों ने मूवीज़ में भी देखा। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगी जो कि जिस जो भी है उसके अपोजिट साइड की पार्टी के लिए ही विल बी दी एडवोकेट, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो गवर्नमेंट की तरफ से होगा। और अपॉइंट एन एडवोकेट एट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट करेगी अगर ऐसे कोई केसेस कोर्ट में हैं तो, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात है। द कमीशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल के जो भी ये
कसाब का केस हुआ था तो उसके लिए भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर था। तो यहाँ पे ह्यूमन राइट की बात आ रही है और ये वर्ल्ड बेसिस पे है कि ह्यूमन राइट है, तो उसके लिए भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर था। सबको पता है कि वो गलत है और क्या होना चाहिए क्या नहीं, बट ह्यूमन राइट्स के हिसाब से अगर ह्यूमन राइट उनको लगता है कि वॉयलेट होने का थोड़ा भी चांस है तो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। कोई खुद से तो नहीं जाएगा उसका पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए, तो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी कि यू हैव टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर सच केस दिस थिंग। तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हो सकता है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हो सकता है, जो कि स्पेशली ऐसे केसेस में जो गवर्नमेंट को लगता है कि जो इम्पोर्टेंट है उसमें स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, स्पीडी जस्टिस आना चाहिए, तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। द कमीशन में मेक रिकमेंडेशंस for the effective implementation of existing laws and treaties on human rights। तो ये कमीशन ये देखती है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, जो ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड पब्लिक लॉज हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं। और ट्रीटीज़ क्या है, ट्रीटीज़ मतलब क्या है, एग्रीमेंट विद डिफरेंट कंट्रीज़। अब इंडिया की रशिया के साथ क्या ट्रीटी है, इंडिया की चाइना के साथ क्या ट्रीटी है, या इंडिया की अमेरिका के साथ क्या ट्रीटी है, तो वो हमारे लोगों को जैसे ट्रीट करेंगे हम उनके लोगों को वैसे ट्रीट करेंगे। तो ये ट्रीटीज़ जो है वो वैसे ही बनी हुई है पहले से ही कि कहाँ जो है हमारे लोग पढ़ने के लिए जा सकते हैं, कहाँ इजी वीज़ा मिल सकता है, या कहाँ हमारे लोगों के साथ हमारा जो भी इंडियन लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो उनके ह्यूमन राइट्स वॉयलेट नहीं हो रहे हैं। तो ये ट्रीटीज़ जो बनाई जाती है वो ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कमीशन होगी, जो नेशनल कमीशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो देखेगी कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं। इसीलिए ये हर कंट्री में इंडिया का मतलब हर कंट्री में हर कंट्री का एक एम्बेसी होती है जो ह्यूमन राइट्स की ट्रीटीज़ को देखती है कि जो लॉज है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। अदर देन दैट और भी फंक्शंस होते हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन। द कमीशन में अंडरटेक रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड मेक मेजर्स टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स अमंग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और कमीशन रिसर्च भी करता है कि ह्यूमन राइट्स की जो फील्ड है उसमें क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए, क्या मेजर्स लेने चाहिए, और अवेयरनेस क्रिएट करना है ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ऐसा नहीं हो कि किसी को पता ही नहीं है कि हमारे राइट्स क्या है, तो कोई इकोनॉमिकली लोअर सेक्शन है, या कोई ऐसी कोई कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, कोई एकदम रिमोट एरिया में रह रहे हैं जिनको उनके राइट्स ही नहीं पता है, तो ऐसी चीज़ों के लिए भी द कमीशन जो है वो रिसर्च करेगी कि कहाँ क्या होना चाहिए, और रिसर्च करने के बाद दे टेक द नेसेसरी मेजर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑन द लाइन्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑन द लाइन, वापस लिखा हुआ है ऑन द लाइन्स ऑफ नेशनल ह्यूमन। तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ही लाइन पे चलती है, मतलब सिमिलर उसका ये है बट स्टेट लेवल पे है। द बिल स्पीक्स टू रिप्लेस द एफोर्सेड ऑर्डिनेंस। तो जो ऑर्डिनेंस था उसको बिल ने रिप्लेस किया, मतलब एक्ट बना वो बिल से। Comments: the object and reasons of the act. The object and reasons of the act should be taken into consideration in interpreting the provision of the statute in the case of doubt। अगर कहीं डाउट है, अगर कहीं लग रहा है कि इस केस में क्या होना चाहिए, ह्यूमन राइट क्या है, क्या प्रोटेक्ट होना चाहिए, या बेसिक जो चीज़ें हैं ह्यूमन राइट्स रिलेटेड, वहाँ पे कहीं भी अगर इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इस एक्ट को बनाया गया। अदरवाइज ह्यूमन राइट्स तो हर जगह दिए हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे करना है और ह्यूमन राइट्स फॉलो नहीं किए तो क्या, तो उसको इंटरप्रिटेट कैसे करना है, उसको समझना कैसे है। सी, इंटरप्रिटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लॉ। इट कुड हैपन कि लॉ ऐसी लैंग्वेज है कि हर कोई अपने तरीके से इंटरप्रिटेट कर सकता है, मतलब भले ही वो इतना ही सिंप्लीफाइड लिखा होगा, बट कोई भी चीज़ को 2-3 लोग अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। तो उसको इंटरप्रिटेट कैसे करना है, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस एक्ट, हाउ टू अंडरस्टैंड दी राइट्स रिलेटिंग टू ह्यूमन, तो वो इंटरप्रिटेशन के लिए इस एक्ट का ज़रूरत पड़ा। It is a well settled that when the language of statute is clear and admits of no ambiguity, अगर उसमें कुछ दुविधा ही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है और वो क्लियर है लैंग्वेज,
तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. Recourse to statement of object and reasons for purpose of constituting a statute is not permissible. तो recourse to statement of object, जो ऑब्जेक्ट है इसका, स्टैट्यू का जो ऑब्जेक्ट है और उसके रीजंस है, जो पर्पस है, तो वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जो लॉ है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए इट्स नॉट परमिसेबल. तो क्योंकि जब हम लॉ की लैंग्वेज कैसे होती है ना, कि हर चीज़ में आप रीज़न नहीं दोगे कि क्यों आपने ये लॉ बनाया है, बट इस एक्ट में ये दिया गया है कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस एक्ट. अदरवाइज आप कोई भी एक्ट पढ़ते हैं हम, हाँ उसकी मीनिंग में लिखा होता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बनाया गया है, साइबर क्राइम एक्ट अगर है तो वो क्यों बनाया गया है, तो उसका रीज़न अंडरस्टूड भी है और लिखा भी हुआ है. बट एक्ट जो है अगर वो क्लियर है तो उसको ज़रूरत नहीं है कि उसके रीजंस को जो है वो उसको डिटेल में लिखना है. यूज़ ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, व्हेन टू डिफरेंट वर्ड्स आर यूज्ड इन सेम स्टैट्यू, it may be presumed that those words, even if otherwise analogous, मतलब अगर वो opposite भी हैं, have been used with different connotation. तो एक्ट जो है वो ट्रिकी लैंग्वेज है, वी ऑल नो. तो उसमें क्या होता है, अगर कभी डिफरेंट वर्ड्स भी यूज़ हुए हैं तो, और सेम अगर कोई सेम स्टैट्यू है, सेम लॉ है, उसमें दो डिफरेंट वर्ड यूज़ हुए हैं, तो इट इज़ प्रिज्यूम्ड कि वो वर्ड्स भले ही अदरवाइज वो अपोजिट होंगे, बट यहाँ पे वो डिफरेंट कॉनोटेशन बता रहे हैं, मतलब वो उसका डिफरेंट मीनिंग है, उसका डिफरेंट पर्पस है. तो एक्ट में जो है वर्ड्स भी वाइजली यूज़ होते हैं. बहुत एक्ट बनाना, लॉ बनाना बहुत सिंपल बात नहीं है, और फिर उसको इंटरप्रिटेट करना उससे भी मुश्किल है. तो वो जिसने एक्ट बनाया है, जिन लोगों ने एक्ट बनाने की कोशिश की है, वो क्या कहना क्या चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है. तो कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशन. तो कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशन क्या है कि हाउ लॉज एंड डॉक्यूमेंट्स वर अंडरस्टूड. कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशन का मतलब ही यही है कि लॉ जो है वो बनाया कैसे गया, या डॉक्यूमेंट जो बनाया कैसे गया, वो इसलिए बनाया गया कि वो अंडरस्टूड होने चाहिए और अप्लाइड बाय अथॉरिटीज़ होनी चाहिए. इतना उसको डिफ़िकल्ट बना लिया अगर, तो उसको समझने वाले समझ भी नहीं पाएंगे, जिनको पता, जिनके लिए राइट्स बने हैं वो भी ना समझ पाएंगे, और ना ही जो अथॉरिटीज़ है उसे अप्लाई कर पाएंगी. तो कॉन्टेम्पोरेनिया इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये बताता है कि हाउ लॉज आर prepared and how these documents are to be understood. उसको कैसे पढ़ना है, इसीलिए उसमें लिखा होता है कॉन्टेम्पोरेनिया में लिखा. कभी भी हम कोई भी लॉ का कोई भी सेक्शन पढ़ रहे होते तो उसमें होता है कि अनलेस अदरवाइज मेंशन प्लीज़ रेफर दिस क्लॉज. क्योंकि लॉ आज तो बना नहीं है, पहली बार तो बन नहीं रहा है, तो हर चीज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी और चीज़ से रिलेटेड होती है. कभी कभी ऐसे लिखा होता है अनलेस अदरवाइज मेंशन, और applicable in any other court of law, applicable irrespective of any other law applicable. कभी ऐसा लिखा होता है, कभी लिखा होता है कि any other law time being in force, कि उस टाइम जो भी लॉ चल रहा है उसको भी आपको कंसिडर करना है. तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, उसे कॉन्टेम्पोरेनिया बोलते हैं, कि वो ये बताना चाहता है कि इस डॉक्यूमेंट को कैसे पढ़ना है और कैसे उसको समझना है, और अथॉरिटी को उसको अप्लाई कैसे करना है. तो कॉन्टेम्पोरेनियस एक्सपोजिशन इज़ अ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल और डॉक्ट्रीन. ये एक तरह का डॉक्ट्रीन ही है, एक तरह का सिस्टम है, मेथड है ये, विच अप्लाइज ओनली टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बिगुअस लैंग्वेज इन ओल्ड स्टैट्यूट्स. तो जो पुराने लॉ लिखे गए हैं वहाँ पे अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड है तो उस वजह से कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशन देना पड़ता है, और आजकल के मॉडर्न स्टैट्यूज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है. क्योंकि अभी जो भी लॉ बन रहा है, अभी हम देखते हैं कि इनकम टैक्स में भी पहले जो लॉ बना हुआ था उसमें कैसा था कि प्रीवियस ईयर, फिर असेसमेंट ईयर. अभी ये सब नहीं है, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर. वो लोग खाली जो टेक्निकल लोग हैं उनको पता चलता है कि ऐसे. आजकल तो सबको सब पता ही है कि असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है. हम जिस ईयर का टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर है, और असेसमेंट ईयर है जिस ईयर में कर रहे हैं. ऑब्वियसली वो ईयर ख़त्म हो गया तो ही हम नेक्स्ट ईयर में ही उसका कैलकुलेट करेंगे ना. उस साल हमें कैसे पता होगा कि कितना इनकम होने वाला है, वो ईयर ख़त्म होगा उसके बाद ही उसका असेसमेंट होगा. तो अभी कैसा कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है कि इट्स अ
फाइनेंशियल ईयर, दैट्स इट, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ये सब नहीं किया। तो मॉडर्न स्टैट्यूज जो है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जहाँ पे एम्बिगुअस लैंग्वेज यूज़ की गई है वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है ये बताने की कि ये लॉ कहना क्या चाह रहा है, किस वजह से बना है, और अथॉरिटी को उसे कैसे अप्लाई करना है। उन ये सब चीज़ का मतलब हो गया कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशन। तो ये एक डॉक्ट्रीन है। नाउ प्रिलिमिनरी क्या है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, और ये पूरी इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड दैट इट शैल अप्लाई टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओनली इन सो फार एज इज pertains to matters relatable to any of the entries enumerated in list 1 और 3 इन 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये है कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए आर्टिकल अलग था, और अभी भी ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लिस्ट 1 और लिस्ट 3 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, ये मुझे नहीं पता ये क्या है, लिस्ट 1 और लिस्ट 3 में क्या है, बट ओवर दी ओवर रफली हमें ये समझ में आता है कि होल इंडिया के लिए ये एक्ट अप्लीकेबल है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी अप्लीकेबल है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है कि प्रोवाइडेड कि वो मैटर लिस्ट 1 और लिस्ट 3 से रिलेटेबल हो तो ही, अदरवाइज नहीं। क्योंकि वहाँ पे कैसा होता है कि वहाँ का जो माहौल है वो अलग है, तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन अलग चीज़ है। वहाँ पे अगर वहाँ पे कुछ उनको कर्फ्यू लगानी होगी तो वहाँ पे लोग ये नहीं बोलेंगे कि ह्यूमन राइट है हमारा, हम कहीं भी जाके कुछ भी बोलेंगे। तो वहाँ पे उनको लॉ को जो है वो अलग तरीके से कंसिडर करके लोगों को मानना पड़ेगा। तो इस वजह से ये लिखा है कि ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन वैसे तो पूरी इंडिया को ही एप्लीकेबल है, इवन जम्मू एंड कश्मीर को भी एप्लीकेबल है, बट कुछ केसेस में अगर कुछ ऐसा लगता है गवर्नमेंट को जो कि अलग से दिया गया है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 3 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो उतना उस स्टेट को अपने हिसाब से कंसिडर करना होगा। इट शैल बी डीम्ड टू हैव come into force on 28th day of September 1993. It's deemed, ये अज्यूम कर रहे हैं, मतलब एज गुड एज कि 28 सितंबर 1993 को आया है, तो ये अज्यूम्ड है, डीम्ड है, ये इट्स नॉट एक्चुअली केम इनटू फोर्स, बट ये समझते हैं हम, इट्स डीम्ड टू बी। तो डीम्ड टू बी मतलब एज गुड एज, सिमिलर टू, क्वेजी, ऐसा क्वेजी नहीं, क्वेजी इज नॉट द करेक्ट वर्ड, बट डीम्ड, हाँ, कि सिमिलर टू, ऐसे अज्यूम करते हैं हम, समझ लेते हैं कि वो 28 सितंबर से ही लागू हो चुका है। The entries enumerated in list 1, 2 and 3 of 7th schedule of constitution are read as under। तो ये list 1 और 3 और यहाँ पे तो 2 भी दिया है, तो ये क्या कहती है, जो अभी हमने ये देखा कि 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है ये। तो यूनियन लिस्ट कहता है कि ये आर्टिकल 246 में भी दिया है कि डिफेंस ऑफ इंडिया एंड एवरी पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग प्रिपरेशन फॉर डिफेंस एंड ऑल सच एक्ट as may be conducted in times of war to its prosecution and after its termination to effective demobilization। तो obviously लिस्ट 1 ये कह रहा है, जो डिफेंस ऑफ इंडिया के बारे में कह रहा है, वॉर के टाइम पे उनको जो भी प्रिपरेशन करनी है डिफेंस की, तो वहाँ पे जो है या फिर वॉर का प्रोसिक्यूशन करना है, या फिर जो इफ़ेक्टिव डीमोबिलाइजेशन का, मोबिलाइजेशन मतलब लोगों को अलाउ करना कि मोबिलिटी हो, कहीं भी यहाँ से वहाँ जा सके, बट डीमोबिलाइजेशन करना मतलब वहीं रोक देना, एक तरह का वहीं पर ही उनको रोक देना। कर्फ्यू बोलो या ऐसा बोलो कि डीमोबिलाइजेशन ही बोले, कर्फ्यू भी क्यों बोले, इट्स डीमोबिलाइजेशन कि जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। तो ऐसे केसेस में ऑब्वियसली ये एग्जेम्प्टेड है इसमें, मतलब ऐसे केसेस में फिर वो देखना पड़ेगा केस टू केस के कहाँ ह्यूमन राइट्स अप्लीकेबल होंगे, कहाँ नहीं होंगे, और किस पे और अप्लीकेबल नहीं होंगे। ऑब्वियसली मतलब उनके लिए अलग है, जैसे नेवी के लिए मिलिट्री, एयरफोर्स और एनी अदर आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन। Deployment of any armed force of union or any other force subject to control of the union or any contingent or unit thereof in state in aid of civil powers, jurisdiction, privileges, liability of members of such forces while on such deployment। तो उस जो भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जो डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है कि कहाँ कहाँ उनको किस किस जगह पे जाना है, तो वहाँ पे या फिर स्टेट के जो भी स्टेट पावर है, जुरिस्डिक्शन पीपल हैं, जुडिशल लोग हैं,
उनको प्रिविलेजेस और उनकी जो मेंबर्स की लाइबिलिटीज़ हैं वो ऑब्वियसली अलग होगी। तो वी कैन नॉट से कि उनके लिए ह्यूमन राइट्स और जो नॉर्मल होल ऑफ इंडिया के लिए ह्यूमन राइट्स है वो अलग होंगे, क्योंकि ये सिचुएशंस ही अलग है जो लिस्ट 1, 2 एंड 3 में दी गई है ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और है डीलिमिटेशन ऑफ कैंटोनमेंट एरियाज। तो कैंटोनमेंट एरियाज कितनी होनी चाहिए उसका लिमिट, डीलिमिटेशन है, लिमिट नहीं है, डीलिमिटेशन है। तो ये पावर है ह्यूमन राइट्स का, बट ये इस शेड्यूल में अलग से दिया गया है कि ये ऑब्वियसली अगर वो लोग डीलिमिट कर रहे हैं, मतलब लिमिट को एक्सटेंड कर रहे हैं कि कैंटोनमेंट एरिया बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए, तो वो तो अलग से ही होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट जो है वो केस टू केस बेसिस पे, सिचुएशन के बेसिस पे डिसाइड करेगी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन सच एरियाज, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पास विद इन सच एरिया ऑफ कैंटोनमेंट अथॉरिटीज़ एंड रेगुलेशन ऑफ हाउस अकोमोडेशन। तो फिर वहाँ पे उनको हाउस अकोमोडेशन देना है, इवन उनके कंट्रोल रेंट्स, कितना रेंट होना चाहिए। कहीं पे गवर्नमेंट आपको बोल भी सकती है इन केस ऑफ एनी ऐसी कुछ क्राइसिस है कि आप खाली करो जगह और वहाँ पे सिर्फ कैंटोनमेंट एरिया बनेगा, तो वो गवर्नमेंट के पास ऑल टाइम राइट है। वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हमारा ह्यूमन राइट है, हमको गवर्नमेंट कैसे यहाँ से निकाल सकती है। तो ड्यूरिंग सच केसेस, इसीलिए ये एक्ट जो है ये खुद ही एक्ट पावर देता है इन दीज सिचुएशंस कि वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स है वो ऐसा नहीं बोल सकते कि ह्यूमन राइट्स वहाँ पे उनको नहीं मिलेंगे, बट अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दीज आर दी इन दिस लॉ ओनली, कि उसमें दिया ही गया है कि एनोमरेटेड ही है उसमें 1, 2 एंड 3 में कि ये जो चीज़ें हैं वो रिलेटेबल होगी, और कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि वो स्टेट को एप्लीकेबल है। यहाँ पे सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की बात नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है। डीलिमिटेशन ऑफ कैंटोनमेंट, उनको लगेगा किसी भी एरिया में, उनको लगेगा कि कैंटोनमेंट एरिया बढ़ाना है या कैंटोनमेंट एरिया कम करना है या कैंटोनमेंट एरिया शिफ्ट करना है, तो वो करेंगे। तो वो ह्यूमन राइट्स को वो ये नहीं कर रहा है, तोड़ नहीं रहा है, ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट नहीं कर रहा है। नेवल, मिलिट्री एंड एयरफोर्स वर्क्स से रिलेटेड है, आर्म्स, फायर आर्म्स, एम्यूनेशन, एक्सप्लोजिव रिलेटेड, एटॉमिक एनर्जी, मिनरल रिसोर्सेज, कहीं एटॉमिक एनर्जी है, मिनरल रिसोर्सेज उनको लगता है कि मिल सकता है, तो दैट कैन बी डन। इंडस्ट्रीज डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस, डिफेंस के लिए जो ज़रूरी है, इंडिया के डिफेंस के लिए, देश के डिफेंस के लिए ज़रूरी है या वॉर के टाइम पे ज़रूरी है, तो दैट टाइम गवर्नमेंट और लॉ हैव द पावर टू टेक डिसीशंस। सीबीआई है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजंस connected with defense, foreign affairs और security of India, persons subjected to detention, किसको डिटेंशन करना है, कितने टाइम तक डिटेंशन कर सकते हैं, कोई बाहर के कंट्री का बंदा आया है उसको भी कितना डिटेंशन कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें है। फॉरेन अफेयर्स, ऑल मैटर्स विच ब्रिंग यूनियन इनटू रिलेशन विथ एनी फॉरेन कंट्री, किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ अगर यूनियन का कोई भी, मतलब इन शॉर्ट जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो भी इसी एक्ट के अंडर आते हैं कि किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ जो रिलेशन होगा देश का वो क्या होगा। फिर डिप्लोमेटिक, कॉन्सुलर एंड ट्रेड रिप्रेजेंटेशन, ट्रेड जो रिप्रेजेंट करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर कॉन्सुलर जो एम्बेसी होगी, या डिप्लोमेसी जो डिप्लोमेटिक लोग हैं फॉरेन अफेयर्स के, तो वो कौन होंगे, क्या होगा, वो सब भी इसमें है। ह्यूमन यूनाइटेड नेशन, यूएनओ, ऑब्वियसली यूएनओ इज़ कनेक्टेड विथ ह्यूमन राइट्स, तो यूएनओ के साथ जो यूएनओ के अंडर की मेंबरशिप, फिर यूएनओ के क्या प्रोविजंस हैं, यूएनओ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सब भी ह्यूमन राइट्स के अंडर आते हैं। पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, एसोसिएशंस एंड अदर बॉडीज़ एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ डिसीशंस मेड देयर एट, तो अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जा रहे हैं, वो जाना ही पड़ता है, और ऐसे कोई एसोसिएशंस में जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर्स हैं वो जा रहे हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट भी करना है वहाँ पे जो डिसीशंस हो रहे हैं, तो ये भी ह्यूमन राइट्स के अंडर ही आया। एंटरिंग इनटू ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंट्रीज एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ ट्रीटीज़, अब ट्रीटीज़ अगर एग्रीमेंट या ट्रीटीज़ जो भी साइन की है किसी और कंट्री के साथ कि व्हाट दे विल, हमारे यहाँ पे उनके बच्चे पढ़ने आ सकते हैं या हमारे लोग वहाँ पे नौकरी करने जा सकते हैं, उनको क्या फैसिलिटी होगी, तो ऐसी कोई भी अगर ट्रीटी साइन की है कोई भी दो कंट्रीज़ ने आपस में, या दो कॉन्टिनेंट्स ने भी
की जा हो सकता है कि की है, कि एशिया ने और अमेरिका ने की है। तो कहीं भी अगर ऐसी ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स हैं, या फिर एक दो या उससे ज़्यादा कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, तो उन ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट करना, ऐसे नहीं सिर्फ ट्रीटी बना दी, उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। और कब से इम्प्लीमेंट किया, फिर उसका एग्रीमेंट बनाना विद दैट कंट्री, कन्वेंशन विद फॉरेन कंट्रीज़, जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ उसके पार पे उनके वहाँ पे जो रूल्स हैं, वहाँ पे यहाँ पे जो रूल्स हैं उसके पार पे जो भी एग्रीमेंट बना है उसको इम्प्लीमेंट करना। वॉर एंड पीस, पीस से रिलेटेड, वॉर से रिलेटेड, कि हम लोग ये नहीं करेंगे, या सारे कंट्रीज़ मिलके डिसाइड करते हैं कि हम किसी भी कंट्री को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, या हमारी आपके साथ ट्रीटी है कि जो भी मतलब आपस में जो ट्रीटी करनी है, वॉर एंड पीस रिलेटेड जो भी कुछ है वो ह्यूमन राइट्स से कनेक्टेड है। फॉरेन जुरिस्डिक्शन, कि अगर इंडिया का कोई बंदा गलत काम करके फॉरेन में गया है, तो फिर उसको कौन सी जुरिस्डिक्शन अप्लाई होगी, उसे यहाँ पे आने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, तो वो भी ह्यूमन राइट्स के ही एक्ट के ही अंडर आता है। फिर सिटीज़नशिप किसको कहाँ मिलेगी, किस कंट्री में सिटीज़नशिप के क्या रूल्स होने चाहिए, कोई अगर एनआरआई इधर आता है या कोई परमानेंटली इधर शिफ्ट होता है, उसकी सिटीज़नशिप के क्या क्लॉजेस होंगे, नेचुरलाइजेशन एंड एलियंस क्या होगा, नेचुरलाइजेशन एज एन के नेचुरली कोई अगर सिटीज़नशिप मिल गई, कोई अगर जिसके पेरेंट्स दोनों इंडियन हैं, तो वो बच्चा अगर ऑस्ट्रेलिया में बॉर्न हुआ है, तो फिर उसका क्या कंसिडर होगा सिटीजनशिप, उनको क्या प्रेफर करना है, वो कितनी ड्यूअल सिटीजनशिप, ड्यूअल रेसिडेंसी कर सकते हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें ह्यूमन राइट्स में आती है। एक्स्ट्राडिशन, एक्स्ट्राडिशन क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर अस एंड फॉर एवरीवन, कि इट्स अ फॉर्मल लीगल प्रोसेस वेयर वन कंट्री ट्रांसफर्स एन इंडिविजुअल accused or convicted of serious crimes of other country to face justice। अगर हमारे कंट्री में कोई बंदा है जो दूसरे कंट्री में वांटेड है, या दूसरे वो जो क्राइम करके आया, हमारे देश में उसने कोई क्राइम नहीं किया बट वो हमारे देश में आके रहा है, तो हमारी लीगल प्रोसेस क्या होगा उस बंदे को वहाँ भेजने के लिए, जस्टिस के लिए, या फेस ट्रायल, अगर उसका ट्रायल वहाँ चल रहा है, कोर्ट वहाँ का है क्योंकि केस वहाँ चल रहा है, या ऑपोजिट वे सोचते हैं कि इंडिया का कोई बंदा जो इंडिया के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल किंगफिशर वाले जो वहाँ, तो विजय माल्या एंड ऑल, तो ऐसे सब जो लोग हैं, जो लोगों ने जो लोग बाहर चले गए थे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो छूट जाएंगे। तो एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं उसे। एक्स्ट्राडिशन में क्या होगा, दे विल बी कमिंग टू इंडिया, और हमारे देश का उस देश के साथ एक लीगल प्रोसेस होगा कि हाउ दे विल बी कमिंग, फिर ट्रायल क्या होगा, उसमें प्रोसीडिंग्स क्या होगी, डिबेटिंग क्या होगी, एडजुडिकेशन क्या होगा, और ये जो है वो फॉर्मल एग्रीमेंट्स होते हैं। पनिशमेंट भी कितना दे सकते हैं कितना नहीं, ऐसे नहीं कि इधर बुला लिया फिर आपने बोल दिया कि उम्र कैद दे देंगे, फांसी दे देंगे, यू कैन नॉट डू दैट। अगर वो बंदा वहाँ जाके वहाँ का सिटीजनशिप लिया है उसने, तो फिर उसके पास ह्यूमन राइट्स है यहाँ के भी और वहाँ के भी, प्लस वो भी जो ट्रीटी हुई है उस कंट्री के साथ, तो वो पहले से ही चीज़ें डिसाइडेड होती है कि व्हाट इज़ द ट्रीटी। इसीलिए ही ये लोग इस चीज़ का, एक्स्ट्राडिशन का फ़ायदा उठा के जो है वो ये करते हैं, मतलब चले जाते हैं कहीं और दूसरे कंट्री में, ये जो भी कुछ करके ऐसा सब। तो ये जो है एक्स्ट्राडिशन एक क्रूशल टूल है एक्चुअली, ऐसी सब चीज़ों से पावर मिलता है, ऐसी सब चीज़ों ना हो उसके लिए कि अलाउ होना चाहिए। ये सब कंट्रीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हर कंट्री के लोग कुछ भी गलत करके एक दूसरे के कंट्री में चले जाएंगे और छूट जाएंगे, तो दिस इज़ नॉट द राइट वे। तो इसीलिए एक्स्ट्राडिशन का कॉन्सेप्ट है, उसमें यही है कि ये सारे जो क्राइम्स है, जो फेलनीज़ है, फेलनीज़ मतलब सीरियस जो क्राइम्स हैं वो ना हो, तो वो मतलब एस्केप नहीं कर सकते खुद को। बेसिकली एक्स्ट्राडिशन का मतलब ही ये है कि वो खुद को बचा नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि दे कैन एस्केप, कि चलो लीगल बाउंड्री, जो कंट्री का बाउंड्री हमने पार कर लिया तो हम लोग बच जाएंगे। दिस शुड नॉट बी द केस। और ये भी है कि उनको, अगर उन्होंने वैसा किया है और अगर दोनों कंट्री में वो ये है, क्रिमिनल है, तो उसको बोलेंगे ड्यूअल क्रिमिनलिटी। तो उस पर ड्यूअल क्रिमिनलिटी का केस है, मतलब उस कंट्री के हिसाब से भी उसने गलत किया है, तो
और लेकिन प्लेस ऑफ क्राइम जो है वो इंडिया है, लेकिन उस कंट्री के हिसाब से भी उसने गलत किया है, तो इसको बोलेंगे ड्यूअल क्रिमिनलिटी। तो वहाँ पे प्रूफ ऑफ ड्यूअल क्रिमिनलिटी हमको देना होगा कि देखो उसने ऐसा सा उसका ऊपर केस चालू है, ये है वो है, तो देन उसका जो है वो एक्सट्रेडिशन जो है वो प्लान होता है कि कैसे उसको प्रोसीड करना है। एडमिशन इनटू इमिग्रेशन ऑप्शंस जो होते हैं, वीज़ा, पासपोर्ट, ये सब जो ह्यूमन ये राइट्स के होते हैं। गोवा में फायर ये हुआ था तो लुथरा ब्रदर्स को जो लेके आया यस 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 यस, गुड गुड, वेरी यही। गुड एग्जांपल, यस। एंड पिलग्रिमेजेस टू प्लेसेस आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया के बाहर पिलग्रिमेजेस के लिए लोग जा रहे हैं तो उसके लिए क्या राइट्स हैं, वहाँ पे क्या उनके साथ नहीं हो सकता है, क्या होना चाहिए, क्या उनके राइट्स वहाँ पर भी है। पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, हज पे जाते हैं कोई भी, तो या इंडिया से बाहर कोई ऐसे ही भी कोई और पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, कोई भी धर्म स्थल पे जा रहे हैं, तो उनके लिए वहाँ क्या राइट्स हैं। पायरेसीज एंड क्राइम्स कमिटेड इन हाई सीज, अगर हाई सीज समुंदर के बीच में, अब समुंदर के बीच में हो रहा है तो वो तो वाटर ना इंडिया का है ना किसी और कंट्री का है, तो अगर ऐसा कुछ क्राइम होता है तो तब कौन से नेशंस बीच में आएंगे और कौन से नेशन को उस पर एक्ट करना होगा। एकदम बीच में ही हो रहा है समुंदर के, वो वाटर जो है वो ना चाइना में आ रहा है, ना इंडिया में आ रहा है, ना जर्मनी में आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा है, वो बस बीच में वाटर में है, हाई सीज में है, उसे हाई सीज बोलते हैं। तो हाई सीज में अगर कोई पायरेसी हो रही है, पायरेसी मतलब जो शिप को लूटते हैं, डकैती करते हैं, उसे पायरेसी बोलते हैं, पायरेसीज। तो जो पायरेसीज होते हैं, पायरेट्स होते हैं जो शिप को लूटते हैं, तो ऐसा कुछ हो रहा है तो उनके अगेंस्ट क्या होगा, उनके फिर वहाँ पे जो लॉ है ह्यूमन राइट्स का, वहाँ पे जिन लोगों का नुकसान हुआ है तो वो किसके पास जाएंगे। तो इसीलिए ही जो है वो डिफरेंट जो अलग अलग नेशंस के लॉ है वो लोगों ने बनाया कि अगर इसमें ऐसी जगह पे होता है तो फिर उस पर कौन सा लॉ लागू होगा। या फिर एयर में कुछ हो रहा है, हाईजैकिंग हो रही है, या कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है जहाँ पे कोई भी कंट्री के बॉर्डर में नहीं आता है, ऐसे बोलते हैं ना, ये हमारी एरिया में नहीं आ रहा है, तो इंडिया के एरिया में भी नहीं आ रहा है, किसी और कंट्री के एरिया में भी नहीं आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्होंने क्राइम किया ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ों के लिए भी इसमें ह्यूमन राइट्स एक्ट में चीज़ें प्रोविजंस दिए हैं। या रेलवेज से रिलेटेड है, हाईवेज डिक्लेयर्ड बाय और अंडर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट टू बी नेशनल हाईवेज। और नेशनल हाईवेज किसको बोलेंगे, और नेशनल हाईवे जो है वो कहाँ डिक्लेयर होगा कि कौन से एरिया से कौन से एरिया तक नेशनल हाईवे है, तो वो नेशनल जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें आएगा। इसका शॉर्ट टाइटल ये है, ऑफिशियल साइटेशन यही है कि नंबर 10 ऑफ, दो ये आया है 1993 में, इट इज़ डीम्ड कि वो 1993 से ही अनेक्ट हुआ है, बट इसका ऑफिशियल साइटेशन जो है वो 10 ऑफ 1994 है। लॉन्ग टाइटल वही है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, state and human rights courts for better protection of human rights and for matters connected herewith or incidental thereto। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा वही है। enacting formula भी यही है, be it enacted by parliament in 44th years of Republic of India, Republic of India के 44th years में enact हुआ। an act is divided into number of sections, paragraph and sub paragraph। commencement इसका जो है वो deemed है, deemed to have commenced in 28th of September 1993। तो this completes this chapter। अभी हम लोग ने बहुत पहले किया था, जब स्टार्ट में हमने चालू किया था, तो फर्स्ट चैप्टर जो किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार हम उसे फटाफट रिवाइज करते हैं। मैंने इस पर स्क्रीन उसका शेयर नहीं किया है, तो चलेगा मैडम, मैं ऐसे ही आप लोगों को बता देती हूँ। चलेगा मैडम। तो इसमें ऐसा है कि लॉ, सबसे पहला तो लीगल कंसेप्ट की बात है उसमें कि लॉ क्या है। फिर लॉ हमने देखा कि अलग अलग ऑथर्स ने अपने अपने हिसाब से, ऑथर्स बोले या लीगल एक्सपर्ट्स बोले, कि उन्होंने अपने अपने हिसाब से दिया है। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि सेलमेंट का जो है वो डेफिनेशंस बहुत बार आता है और बहुत पॉपुलर भी है। द लॉ कंसिस्ट ऑफ द रूल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्टेड ऑन इट द कोर्ट
इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस. कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो रूल्स है वो रिकॉग्नाइज होते हैं और उस पर एक्ट होता है तो वो लॉ है. या फिर लॉ मीन्स एनी ऑर्डिनेंस या ऑर्डर बाय लॉ, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज हैविंग इन टेरिटरी द फोर्स ऑफ लॉ. जो भी उस टेरिटरी में उसका यूसेज हो रहा है, जो नोटिफिकेशन दिया गया है, जो कस्टम है, ज़रूर नहीं है नोटिफिकेशन दिया गया है, जो कस्टम है, चली आ रही है प्रथा, तो वो भी एक लॉ ही है. या फिर ऑर्डर से लॉ है, तो कोई भी ऑर्डिनेंस है, ऑर्डर है, रेगुलेशन है, वो सब लॉ में इंक्लूड होते हैं. नाउ अब कस्टम क्या है? जब हम लॉ का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें कस्टम भी आता है. तो कस्टम ये है कि जो हैबिचुअल बिहेवियर है लोगों का, या जो प्रैक्टिस है, जो बहुत सालों से लोग फॉलो कर रहे हैं, कि सब लोग मिल के रह रहे हैं, या फीमेल्स जो है वो रात को अकेले नहीं घूम रही हैं, तो ये कस्टम है. इसको लोगों ने अपने आप ही लॉ मान लिया है और ये सही है, इट्स नॉट रॉन्ग कि ऐसा नहीं है. तो जो भी है कि हैबिचुअल जो बिहेवियर है वो अंडरस्टूड ही हो जाता है कि वो एक कस्टम है, वो एक ट्रेडिशन है और वो एक लॉ सोसाइटी के लिए ज़रूरी चीज़ है, इसीलिए वो लॉ बन जाती है. तो लॉ बेस्ड ऑन कस्टम्स इज़ नोन एज कस्टमरी लॉ. जो नॉर्मल लॉ होते हैं वो लीगल लॉ होता है, बट जो कस्टम्स से बेस्ड है तो वो कस्टमरी लॉ है. In fact, custom is one of the most important sources of law. जो भी लॉ बना है वो जो कस्टम्स के हिसाब से ही बना है, जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है उसके हिसाब से ही बना है. कस्टम्स इज अ रूल ऑफ एक्शन वॉलेंटरीली एंड यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व्ड बाय द पीपल. तो एक तो लोग खुद से मान रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये किसी ने किसी पे थोपा नहीं है, ये ट्रेडिशन चली आ रही है और हमारी सोसाइटी को, एंसेस्टर्स को, सबको सही लगा, तो इसीलिए वो वॉलेंटरीली चलता आ रहा है एंड यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व्ड है. सब लोग एक सरीखा उसे मान रहे हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ रूल ऑफ कंडक्ट अप्रूव्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द कम्युनिटी फॉर जनरेशंस. तो वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो मानते चले आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल एक हम कस्टम की बात करें कि मैरिज, तो मैरिजेस जो है वो जब भी बनी उसके बाद जनरेशन से जनरेशन जो है वो फॉलो कर रही है, तो ये कस्टमरी लॉ भी है. दो उसके बाद उसका लीगल लॉ भी बना के हिंदू मैरिज एक्ट है या जो भी कुछ भी उसके रिलेटेड लॉज हैं, बट ये है तो कस्टमरी लॉ, उसके बेसिस पे ही आगे जो है वो लॉ बना है. और क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टम कैसा है कि एक तो चीज़ें हैं जो वो सैंक्शन होगी और दूसरी जो चीज़ें होगी जिसको सैंक्शन नहीं होगा. तो जिसको सैंक्शन होगी वो चीज़ें हैं जो लीगल कस्टम्स हैं, जो लीगल है, जिसको सैंक्शन दिया गया है, वो लॉ ने बताया है कि वो कंपल्सरीली एप्लीकेबल है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी, बहुत सारे कस्टम्स ऐसे होंगे जिनको सेक्शन नहीं है बट फिर भी लोग फॉलो करते हैं. कि फॉर एग्जांपल किसी एरिया में ऐसा होगा कि जो लीगल एज है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको सैंक्शन नहीं मिला गया है, बट फिर भी लोग फॉलो करेंगे बिकॉज ऑफ द कस्टम्स. तो इट्स नॉट ऑलवेज के सारे जो कस्टम्स बने हैं वो सही ही है या वो लीगली ही है. तो कस्टम्स कैन बी सैंक्शनड एंड कैन बी नॉन अनसैंक्शनड ऑल्सो. तो जो सैंक्शन हो जाते हैं कस्टम्स वो लॉ बन जाते हैं, कस्टमरी लॉ, और जो नहीं होते हैं तो वो वॉइड है, वो अलाउड नहीं है. फिर द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कस्टम्स. अगर कस्टम्स वैलिड हो, अगर कस्टम्स को लीगल बनाना है, कोई भी कस्टम, कोई भी प्रथा या कोई भी ट्रेडिशन, कोई भी जो चली आ रही है बिहेवियर पहले से, तो उसको अगर लीगली बनाना है, कस्टमरी लॉ में तब्दील करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? 6 जो चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट इज़ रीजनेबलनेस. वो जो हैबिट है वो रीजनेबल होनी चाहिए, वो पब्लिक के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए और किसी एक के लिए बाइस्ड नहीं होनी चाहिए. कि फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत पहले की बात करें कि सती प्रथा की बात करें, तो वो भी कस्टम था बट दैट वाज नॉट रीजनेबल, सो दैट इज़ नॉट लीगल. फिर एंटिक्विटी. द हैबिट इन क्वेश्चन मस्ट हैव बीन फॉलोड फॉर अ लॉन्ग पीरियड. बहुत लंबे अरसे से, लॉन्ग पीरियड से अगर कुछ चल रहा है तो वो जो है एंटिक्विटी है. एंटिक्विटी मतलब फ्रॉम एंशियंट. जैसे एंटिक का मतलब क्या है? पहले के ज़माने की चीज़. तो एंटिक्विटी का मतलब क्या है? एंशियंट टाइम से जो चली आ रही है. तो एंटिक्विटी जो वर्ड है वो एंटिक से ही निकला है. फिर कंटिन्यूएंस होना चाहिए, वो कंटिन्यूसली फॉलो हो रहा है विदाउट अ ब्रेक, तो उस कस्टम को, ये सारे 6 चीज़ें होगी तो ही वो कस्टम जो है वो लीगल होगा.
एंड सर्टनिटी हो, इट शुड बी स्पेसिफिक फॉर सर्टन पर्पस। ऐसे नहीं कि ऐसे ही फालतू में चला आ रहा है कि होली खेल रहे हैं, चलो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो वो नहीं, देयर शुड बी अ पर्पस फॉर दैट। सर्टनिटी बोला मैंने कि सर्टन होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। एंड कंसिस्टेंसी, प्रोविजंस ऑफ कस्टम्स मस्ट बी कंसिस्टेंट विथ वन अनदर, एक दूसरे से कंसिस्टेंट हो, कंटिन्यू हो, भले छोटे पैमाने में हो बट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें, रेगुलर होने चाहिए। नॉट बी एम्बुलेटरी, ऐसा नहीं कि कभी कर रहे हैं लोग कभी नहीं कर रहे हैं, तो वो जो है वो लॉ नहीं बन सकता। टू कस्टम्स विच आर कॉन्ट्रोडिक्टरी टू ईच अदर कैन नॉट बी सेटअप, कोई चीज़ें हैं जो खुद में ही कॉन्ट्रोडिक्टरी हैं तो वो तो लॉ बन ही नहीं सकती है। कन्फॉर्मिटी, कस्टमरी लॉ मस्ट बी रिलेटेड टू स्टैच्यूटरी लॉज, तो स्टैच्यूटरी लॉ से रिलेटेड होना चाहिए, सोसाइटी के अच्छे के लिए होना चाहिए। और कहीं पे अगर कॉन्फ्लिक्ट है, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कोई अगर ऐसा लॉ है जो कस्टम वाइज फॉलो हो रहा है बट लीगली वो नहीं होना चाहिए, तो अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट है तो वहाँ पे हमेशा जो स्टैच्यूटरी लॉ है उसको ही फॉलो किया जाएगा। तो स्टैच्यूटरी लॉ वुड प्रिवेल ओवर कस्टमरी लॉ, क्योंकि ये इनेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव बॉडी है, इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट है, जो लीगल लॉ है। तो लीगल लॉ को हमेशा ज़्यादा तवज्जो मिलेगा कस्टम्स लॉ से। जो कस्टम्स लॉ नहीं बोलेंगे, जो कस्टमरी प्रैक्टिस चल रही है उस पर जो है उसको इतना वैल्यू नहीं मिलेगा। अगर दोनों में डिस्प्यूट है, कोई ऐसी मैटर है जिसमें डिस्प्यूट है, तो ऑब्वियसली हमेशा तवज्जो जो होगा वो लीगल लॉ को होगा, बिकॉज इट इज़ एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। फिर हमने देखा कि स्टैट्यूट्स क्या है। स्टैट्यूट्स आर रिटन लॉज, जो स्टैच्यूटरी लॉ में दिए गए हैं लॉज, आर्टिकल ये वो, तो वो स्टैट्यूट्स हैं। और स्टैच्यूटरी लॉ क्या है? रिफर्स टू रिटन लॉज formally created and enacted by legislative body like parliament. For example के bankruptcy code, वो क्या है? स्टैच्यूटरी लॉ है। जो भी हम लॉ पढ़ रहे हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो वो भी स्टैच्यूटरी लॉ है क्योंकि वो एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट है। नाउ जस्टिस, जस्टिस हम सबको पता है क्या है। दिस इज टाइटल गिवन इन इंग्लैंड टू जजेस ऑफ किंग बेंच, in USA to judges of Supreme Court of Appellate Court of US। तो कॉमन लॉ की बात है, इंग्लैंड के कॉमन लॉ के बेसिस पे हमारा जो लॉ है वो बनाया हुआ है। मेजर जो चीज़ें हैं या जो मैक्सिम हम यूज़ करते हैं, तो कॉमन लॉ से लेके जो इंग्लैंड में था उसके बेसिस पे उस पर इवेल्यूएट हो के बना है। नाउ अभी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो लेकिन जो बना था पहले उसका जो मेन बेस था वो कॉमन लॉ था। अब राइट क्या है? अगर हम बोलते हैं ह्यूमन राइट, किसी का राइट, कुछ भी राइट की बात करते हैं, तो राइट इज़ नॉट जस्ट अ पावर, इट्स अ प्रिविलेज ऑल्सो। तो राइट का अगर हम प्रिसाइसली बोले क्या है, तो राइट इज़ पावर एंड प्रिविलेज। तो राइट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट सेंस, एथिकल करेक्टनेस with rules of law or moral principle। in a concrete sense, अगर concrete बात करें तो right means a power, a privilege। right has been defined as that which a man is entitled to have, क्या करना है उसे, to do or to receive from others। मेरा क्या right है, मुझे क्या कर सकती हूँ, मैं वोट देने जा सकती हूँ, ये मेरा right है। to receive from others, मुझे वोट देने दिया जाए, मैं जा रही हूँ, मुझे परमिशन मिलनी चाहिए कि मैं वोट दूँ अगर मैं एलिजिबल हूँ उस एरिया में। तो नॉट ओनली टू डू बट टू रिसीव फ्रॉम अदर्स इज़ अ राइट, और ये दिया है लॉ ने, तो दैट इज़ राइट। फिर वापस राइट जो है अलग अलग जो जूरिस्ट हैं उन्होंने दिया है, दीज आर लीगल एक्सपर्ट्स, जैसे कि सलमान। तो राइट इज़ एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय रूल ऑफ लॉ। फिर हॉलैंड ने दिया है डेफिनेशन राइट का। Right is the ability possessed by person to control others' action and self-protection। तो किसी और का सेल्फ प्रोटेक्शन और दूसरे के एक्शन को कंट्रोल करना भी राइट है। मतलब अगर मेरा राइट है कि कोई भी आके मुझे थप्पड़ नहीं मार सकता रास्ते पे आके, तो ये मेरा राइट है, लेकिन ये मेरा राइट तो मुझे प्रोटेक्शन तो दे रहा है बट सामने वाले को भी रोक रहा है ना कि वो आके मुझे थप्पड़ नहीं मार सकता। तो इट्स नॉट ओनली सेल्फ प्रोटेक्शन, इट इज़ controls others actions also।
अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट्स है वो बहुत सिंपल है कि राइट, और ये क्वेश्चन लीगल लैंग्वेज में कभी आया तो ठीक है, इतना कुछ ये नहीं है, बट नॉर्मल है कि एक जिसका राइट उसी पर्सन के पास होता है जो उसका ओनर है, मतलब मेरा राइट मेरे पास ही है, मैं किसी को अपना राइट दे नहीं सकती हूँ। अगर मैं किसी को दे रही हूँ तो फिर वो उसका ही राइट है। फिर हर राइट का एक टाइटल है कि राइट टू स्पीक, ऐसा राइट टू वोट, ये सारे राइट का एक टाइटल दिया गया है। तो ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर काइंड्स ऑफ राइट क्या है, लीगल राइट होगा या मॉरल राइट होगा। तो लीगल राइट तो वो है जो लीगली राइट है। फिर लीगल राइट के 11 डिफरेंट टाइप्स हैं, बट मॉरल राइट सिर्फ यही है कि अगर मॉरली कोई चीज़ रॉन्ग है तो वो वॉयलेशन उसका अगर किया है तो वो मॉरली रॉन्ग हो गया, लेकिन अगर आपने उस चीज़ को रेस्पेक्ट किया तो वो आपकी मॉरल ड्यूटी है। तो ये हो गया मॉरल रिलेटेड। बट अगर हम लीगल रिलेटेड आएंगे तो लीगल जो रिलेटेड हैं, राइट्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे क्लासीफाई किया है, एक तो नेचुरल राइट्स हैं, फिर सिविल राइट्स हैं, फिर पॉलिटिकल राइट्स हैं। एक एक एग्जाम्पल अगर हम देखें कि सिविल राइट है तो ये है कि राइट टू एजुकेशन है। फिर पॉलिटिकल राइट है तो राइट टू वोट है। नेचुरल राइट्स हैं तो नेचुरल राइट्स क्या है कि लाइक टू राइट टू हैव वाटर, कि आप इस एरिया में रह रहे हैं, तो जो नेचुरल राइट्स हैं तो उसमें 3 तरह के राइट होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, नेचुरल राइट्स, सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स। अब लीगल राइट्स जो है उसके 11 टाइप्स हैं। तो वो बहुत सिंपल है कि परफेक्ट या इम्परफेक्ट लॉज, फिर राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम। तो ये मैंने बताया था कि राइट इन रेम इज जो जनरली सबके राइट्स है वो राइट इन रेम हो गए। राइट इन पर्सोनम कैसे हो गए, वो इंडिविजुअली किसी एक इंसान के लिए है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप है राजकुमार जी की और मेरी, तो हमने अगर डिसाइड किया है कि 50% मेरा होगा, 50% उनका होगा, तो यहाँ पे ये जो राइट है ये सिर्फ मेरे पास ही है 50% का, पूरी दुनिया के पास नहीं है कि 50% हमको दो। तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो इंडिविजुअल पर्सन को राइट है, दैट इज राइट इन पर्सोनम। और राइट इन रेम इज जनरल राइट फॉर एवरीवन, के राइट टू एजुकेशन वो जनरल राइट फॉर एवरीवन है। बट right to have education in particular college by paying the fees, so that is right in personam. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम। बाकी सब बहुत सिंपल राइट्स हैं कि इनहेरिटेबल एंड अनइनहेरिटेबल, ऐसे राइट्स जो आप दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हो तो वो इनहेरिटेबल है। ऐसे राइट्स जो आप अपने बच्चों को अपने लीगल ईयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, फॉर एग्जांपल शेयर्स वगैरह है, अगर आपने नॉमिनी डिसाइड किया है वो इनहेरिट हो सकते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो इनहेरिटेबल राइट्स हैं। जो अनइनहेरिटेबल है, ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो अपने लीगल ईयर्स को, वो आपके साथ ही ख़त्म हो जाएंगी, तो वो अनइनहेरिटेबल राइट्स हैं। वैसे ही लीगल राइट्स है, फिर पब्लिक एंड प्राइवेट राइट्स हैं, फिर एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड राइट्स हैं। एब्सोल्यूट राइट्स मतलब जो एकदम एब्सोल्यूट है कि ये है ही। फिर क्वालिफाइड मतलब क्या, जिसमें कंडीशंस हैं, कोई कंडीशनल राइट भी होते हैं, जैसे कि हमने देखा कि इन स्टेट ऑफ ये जम्मू एंड कश्मीर कि डिपेंड करता है कि ये क्लॉज एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, तो वो क्वालिफाइड राइट हुआ, मतलब कभी मिल भी सकता है और कभी नहीं, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन, कंडीशनल है वो। फिर ड्यूटी, तो जूरिस्ट सैलमन ड्यूटी के लिए बताते हैं कि ड्यूटी इज़ अ ऑब्लिगेटरी एक्ट, इट्स अ ऑब्लिगेशन कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। जैसे राइट इज़ अ पावर एंड प्रिविलेज, बट ड्यूटी इज़ अ ऑब्लिगेटरी एक्ट कि मेरी ड्यूटी क्या है। अगर हम राइट की बात करते हैं तो ड्यूटी की भी बात करनी चाहिए। इट इज़ एन एक्ट अपोजिट ऑफ विच वुड बी रॉन्ग, मतलब अगर हमने नहीं किया वो चीज़, अगर वो ड्यूटी है, अगर आपकी कोई भी चीज़ ड्यूटी है, अगर वो नहीं किया आपने तो वो रॉन्ग हो जाएगा। मतलब अगर आप अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे हो तो वो रॉन्ग है। तो ये ही डेफिनेशन है ड्यूटी का। अ ड्यूटी इज़ एन एक्ट विच वन ऑट टू डू, एन एक्ट द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ विच विल बी रॉन्ग। अगर आपने वो परफॉर्म नहीं किया वो ड्यूटी, तो वो रॉन्ग हो जाए, वो चीज़ रॉन्ग होगी। तो ड्यूटी इज़ को रिलेटिव ऑफ राइट। अगर एक चीज़ की कोई एक अगर किसी का राइट है तो सामने वाले की वो ड्यूटी भी हो सकती है। वेन एवर राइट एग्जिस्ट इन वन पर्सन, there also rest a corresponding duty upon some person or upon all persons generally। अगर मेरा राइट है कि मैं शांति से 11 बजे के बाद मेरी एरिया में
सो सकती हूँ, आवाज़ नहीं होना चाहिए, तो ये मेरा राइट है। लेकिन साइमल्टेनियसली मेरे आजू बाजू में रहने वालों की ये ड्यूटी है कि वो लोग आवाज़ नहीं करेंगे 11 के बाद। सेम फॉलोज विथ मी कि उनका अगर राइट है कि उनको शांति से सोने दिया जाए, मतलब ये लॉ है कि रात को आवाज़ नहीं करना है 11 बजे के बाद कुछ डेसिमल्स के ऊपर, तो मेरी ये ड्यूटी है कि मैं ये ना करूँ। तो राइट के को रिलेटिव ड्यूटी होती है हमेशा। फिर देयर कैन बी, अकॉर्डिंग टू सैलमन अगेन, देयर कैन बी नो ड्यूटी विदाउट अ राइट। ड्यूटी होगी ही नहीं राइट के साथ, अगर राइट नहीं है तो अगर किसी का कोई हक है तो सामने वाले की वो ड्यूटी है। अगर मेरा हक है कि मैं वोट देने जाऊँ तो सेम जो है वो ड्यूटी भी फॉलो होगी वहाँ पे। 1 सेकंड, चार। अब रॉन्ग जो है वो दो तरह के होंगे, आइदर वो क्रिमिनल रॉन्ग होगा या वो सिविल रॉन्ग होगा। जो सिविल रॉन्ग होगा उसे हम टॉर्ट बोलते हैं और उसके लिए हम पूरा अलग सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं। क्रिमिनल जो रॉन्ग है वो क्राइम से डील करता है। तो लीगल राइट्स का वॉयलेशन जो है अगर हो रहा है और अनदर पर्सन, तो जहाँ पर भी लीगल राइट्स दिए गए हैं उसका वॉयलेशन हो रहा है और सामने वाले को डैमेज हो रहा है, इंजरी हो रही है, तो वो टॉर्ट है। इफ अ पर्सन सेल्स गुड्स टू अनदर फॉर सम प्राइस एंड द अदर टेक्स द गुड विदाउट पेइंग द प्राइस, इट इज रॉन्ग डन बाय द पर्सन हु हैज़ नॉट पेड, ऑब्वियसली। तो ये रॉन्ग का सिर्फ डेफिनेशन दिया है कि रॉन्ग क्या है और क्रिमिनल रॉन्ग क्या है, सिविल रॉन्ग क्या है, तो वो तो सिंपल है। फिर उसके बाद है रिट पेटिशन। रिट पेटिशन क्या होगी? फॉर्मल एप्लीकेशन फाइल्ड इन अ हायर कोर्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम रिटर्न में फॉर्मल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उसे रिट पेटिशन बोलेंगे। रिक्वेस्टिंग टू इशू अ रिट, क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं? रिट पेटिशन किस लिए है? रिट मिलने के लिए। एंड व्हाट इज रिट? कि रिटर्न ऑर्डर दो आप हमको, कमांडिंग समन टू परफॉर्म समथिंग। रिट का मतलब क्या है? WRIT, रिट का मतलब क्या है? वो रिट एक ऑर्डर है कि कोर्ट उसे ऑर्डर कर रही है कि ये काम करो या ये काम मत करो, किसी को कुछ कमांड कर रही है तो वो रिट दे रही है। तो वो रिट पाने के लिए हम लोग रिट पेटिशन फाइल करते हैं। तो रिट इज द रिटन ऑर्डर कमांडिंग समवन टू परफॉर्म और स्टॉप टू डू समथिंग, या फिर कुछ करने के लिए या फिर कुछ नहीं करने के लिए, आइदर केस में। फिर रेमेडी क्या है? हमने ऑलरेडी देखा है। रेमेडी तो सॉल्यूशन है, अगर कहीं कुछ वायलेशन हुआ है तो उसका जस्टिस क्या आ रहा है, उसका जस्टिफिकेशन क्या आ रहा है, वो है रेमेडी। फिर इंजंक्शन क्या है? इंजंक्शन जो है वो ऑफिशियल ऑर्डर है कोर्ट का, जब वो बीच में दे रही है कोर्ट, अभी केस का डिसीजन नहीं आया है, अवार्ड या डिक्री नहीं आई है, उसके बीच में अगर कुछ आ रहा है कोर्ट की वजह से, स्टे ऑर्डर भी आ सकता है या इंजंक्शन भी आ सकता है। तो इंजंक्शन क्या होगा कि कोर्ट ऑफिशियली ऑर्डर देगी कि फिलहाल के लिए आप ये बंद कर दो। अगर आपका ये शॉप चल रही है उसमें इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है तो वो इंजंक्शन दे रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रूव हो गया कि वो हमेशा के लिए बंद होगा। हमेशा के लिए बंद होने के लिए डिक्री आएगी या अवार्ड आएगा, बट इंजंक्शन कब आएगा? जब इन बिटवीन एक तरह का स्टे ऑर्डर दे रही है कोर्ट कि ऐसा मत करो या ऐसा करो, टू डू और नॉट टू डू समथिंग, दैट इज इंजंक्शन। उसके बाद हम लोगों ने किया था कि अपील और रिव्यू में क्या फ़र्क है, तो ये लास्ट हम करते हैं एंड वील वाइंड अप फॉर टुडे। तो अपील जो है वो हायर कोर्ट में होगी, बट रिव्यू जो है वो सेम कोर्ट में होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक कोर्ट के डिसीजन से हैप्पी नहीं हो, आप स्टेट के कोर्ट के डिसीजन से हैप्पी नहीं हो, तो आप हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट से हैप्पी नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे। इसमें इसको अपील बोलेंगे कि आप हायर अथॉरिटी के पास जाते हो। बट अगर आपके पास आपका केस हाई कोर्ट के पास है लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहते हो, आप हाई कोर्ट को ही बोलोगे कि अब मेरा केस को रिव्यू करो। तो रिव्यू करना सेम कोर्ट को बोलने के लिए, उसी केस को, ओरिजिनल डिसीजन को या ओरिजिनल ऑर्डर है, डिक्री है, जो भी है, उसको बोलने के लिए कोर्ट को रिव्यू करने के लिए, तो वो सेम कोर्ट में होगा। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अपील एंड रिव्यू। पर्पस क्या होगा अपील का? कि हायर कोर्ट को बोलने के लिए कि आप इसको अमेंड करो, वी आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन।
तो वो लोअर कोर्ट के डिसीजन से हैप्पी नहीं है, इसीलिए वो अमेंड करने के लिए अपील में जाते हैं हायर कोर्ट के पास। बट रिव्यू में क्या होता है, टू गेट द ओरिजिनल कोर्ट टू रिकंसिडर इट्स ओन जजमेंट, अपनी खुद की जजमेंट को ही, जिस कोर्ट ने जजमेंट दी है उसको ही बोलते हैं कि अपनी खुद की ही जजमेंट को आप रिकंसिडर करिए और उस ऑर्डर को करेक्ट करिए, आपसे ये मिस्टेक हुई थी या ये प्रूफ हमने तब नहीं दे पाए थे और अब हम ये प्रूफ दे पा रहे हैं। तो ऐसी अगर चीज़ें हैं तो उसमें रिकंसिडर करवाने, अब उसके लिए अपील में तो नहीं जाओगे, ये केस यहीं पर ही है। इसी फॉर एग्जांपल कि महाराष्ट्र के किसी कोर्ट में कोई केस चल रहा है और आपने तब कोई डॉक्यूमेंट देना भूल गए या तब आपने कुछ कोई सबमिट नहीं किया या आपके पास बाद में कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुआ, तो उसके लिए आप अपील में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप एग्रीव नहीं हुए हो, यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो उसी कोर्ट को कि आप ऑर्डर रिव्यू करिए, इस जजमेंट को करेक्ट करिए ऑन द बेसिस ऑफ सो एंड सो डॉक्यूमेंट्स, या फिर आपसे कोई चीज़ मिस हो गई है ऑन द बेसिस ऑफ सो एंड सो ओरिजिनल डिसीजन जो है आपका अमेंड होना चाहिए, तो सेम कोर्ट को उसी ऑर्डर को अमेंड करने के लिए बोलने को हम रिव्यू बोलेंगे। हायर अथॉरिटी के पास हम उस ऑर्डर की अमेंड करने के लिए बोलेंगे, तब होगा अपील। तो ये स्टैचुटरी राइट है, किसी भी जो अपील करने का जो राइट है वो हर इंसान के पास है कि आप हायर कोर्ट के पास जा सकते हो। लेकिन रिव्यू जो है वो डिस्क्रिशनली राइट है, मतलब कोर्ट के ऊपर है वो आपका रिव्यू ले या ना ले। हो सकता है वो आपका रिव्यू रिजेक्ट कर दे कि नहीं ले लेंगे हम। अपील के साथ भी सेम होता है कि अगर कोर्ट को लगेगा कि अपील एक्सेप्ट नहीं होगी तो वो नहीं होगी। लेकिन ये स्टैचुटरी लॉ में दिया गया, स्टैचुटरी राइट है किसी का भी अपील में जाने के लिए, बट रिव्यू में जाने के लिए स्टैचुटरी लॉ में नहीं दिया है। कोर्ट के डिसीजन पे बेस्ड है, कोर्ट के जजेस पे बेस्ड है कि वेदर दे विल एक्सेप्ट और नॉट। तो स्कोप क्या है इसका कि दोनों केसेस में ये है कि री एग्जामिन होगा एंटायर केस, बट अपील के केस में पूरा केस एग्जामिन होगा क्योंकि ऑल टुगेदर डिफरेंट पैनल ऑफ जजेस, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, डिफरेंट डेट, सब कुछ वहाँ पे क्या होगा, वही जजेस सेम जगह होगी जहाँ पे ऑलरेडी केस हो चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा इफेक्टिवली और फास्ट होने के चांसेस हैं। एक लास्ट हम